नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। और आज याद रखिएगा 7 जुलाई है। इसी तारीख को 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ था। तो आज आप सबके सामने मैं संपूर्ण दामोदर वैली प्रोजेक्ट के लेकर के, दामोदर नदी को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी की कुछ बातें हमें याद रखनी होगी, जो उन्होंने इन रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में कहा था या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में कहा था। याद रखिएगा, उनकी एक स्पीच आती है ए टेररिस्ट विथ डेस्टिनी, जहां उन्होंने कहा था द नोबल मैंसन ऑफ इंडिया, अर्थात आधुनिक भारत में महलों का जो निर्माण होगा या आधुनिक भारत के जो महल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ना सीमेंट और स्टील से बनेंगे। ये स्पीच उनके द टेररिस्ट विथ डेस्टिनी में आए थे। और ठीक इसी प्रकार भाखड़ा नंगल के इनॉग्रेशन में उन्होंने द टेम्पल्स ऑफ इंडिया कह करके इन डैम प्रोजेक्ट्स को सुशोभित किया था। तो आज हम सब उसी पर चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, द टेम्पल्स ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे, द नोबल मैंसन ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नेहरू जी के सपनों के आधार पर किस प्रकार भारत में डैमों का निर्माण शुरुआत हुआ। और ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हुई झारखंड से। झारखंड के दामोदर वैली प्रोजेक्ट वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है। और इसके साथ साथ जो है भारत में और आने वाले समय में जो है ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाने लगे। तो चलिए देखते क्या है। उससे पूर्व, सबसे पूर्व याद रखिएगा, इसका जो कुल अपवाद क्षेत्र है, सारे डेटा याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले आगामी झारखंड जेपीएससी के तहत, जेपीएससी सीडीपीओ के तहत, जेएसएससी सीजीएल के तहत सभी एग्जाम के लिए ये डेटा आपको काफी सहायक होंगे। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा कि कुल अपवाद क्षेत्र कितना है। कुल अपवाद क्षेत्र अर्थात दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत दामोदर नदी प्रवाहित होती है, उसकी सहायक नदियां, तो संपूर्ण अपवाद क्षेत्र कितना है? तो 24,235 वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण अपवाद क्षेत्र है। इसे दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी। ऊपरी दामोदर घाटी कहां? तो याद रखिएगा, ऊपरी दामोदर घाटी का संबंध झारखंड के क्षेत्र में दामोदर नदी के प्रवाह से है। वहीं निचली दामोदर घाटी का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से है। समस्या कहां उत्पन्न हुई थी? समस्या उत्पन्न हुई थी निचली दामोदर घाटी में बाढ़ आने से। लगातार 1730 से यहां बाढ़ आ रही थी और इस बाढ़ के कारण याद रखिएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट या डीवीसी के निर्माण को नेहरू जी ने पृष्ठभूमि पर जो है लाया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 के रिपोर्ट के अनुसार दामोदर वैली प्रोजेक्ट में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता, जिनमें याद रखिएगा थर्मल, हाइड्रल और सोलर तीनों को जोड़ करके देखा गया है और ये क्षमता माना गया है कि लगभग 7,100 मेगावाट इनकी क्षमताएं हैं इस वैली प्रोजेक्ट में। और भी अभी क्षमताएं बाकी है, अभी जितना निर्माण हो रहा है उससे और कई अधिक इससे निर्माण हो सकता है। कुल 7,100 मेगावाट तक इसकी क्षमता निर्धारित की गई है। ट्रांसमिशन लाइन्स, केबल्स दामोदर वैली प्रोजेक्ट के तहत जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड के साथ साथ कई राज्यों में जो है क्या दी जा रही है? बिजली दी जा रही है, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट हो चाहे वो थर्मल प्रोजेक्ट हो। इसके कुल जो लाइन ट्रांसमिशन केबल्स की जो लंबाई है वो कितने हैं? 8,084 किलोमीटर, लगभग 8,084 किलोमीटर तक इसके ट्रांसमिशन लाइंस केबल की लंबाई है। चलिए इस दामोदर वैली प्रोजेक्ट के तहत कई कनाल्स बनाए गए हैं और ये कनाल याद रखिएगा निचली ऊपरी घाटी के साथ साथ निचली घाटी में बनाए गए हैं। निचली घाटी अर्थात पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इस कनाल्स की संख्या ज्यादा बनाई गई है और इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 2500 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई मानी जाती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वाटर रिजर्व कैपेसिटी कितना है या फ्लड रिजर्व कैपेसिटी कितना है। तो ये कितना जल धारण करके रखने की इसकी क्षमता है? तो याद रखिएगा 1172 मिलियन क्यूबिक मीटर जल धारण करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना होगा कि ये कुल कितने क्षेत्रों पर इरिगेशन कर सकता है? संपूर्ण दामोदर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा और डैम प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो भी बने हुए हैं उसके द्वारा लगभग 3 लाख हेक्टेयर तक क्या हो सकता है? 3.64 लाख। तो 3.64 लाख हेक्टेयर तक क्या हो सकती है? याद रखिएगा इसके द्वारा सिंचाई की जा सकती है।
तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब हम लोग ये जो हमने आपको देखा कि ये डीवीसी की वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार डीवीसी के पास कितनी क्षमताएं हैं, डीवीसी के ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी है, डीवीसी के कैनल्स की लंबाई कितनी है और डीवीसी के द्वारा कितने इरिगेशन क्षेत्र जो है सिंचित किए जाने की क्षमता उसके पास है। चलिए अब बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर या 368 मील मानी जाती है। ये झारखंड के लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है, जिसे खमार पाट भी कहा जाता है। क्योंकि आप सभी को याद होगा लातेहार के साथ साथ पलामू और रांची के कुछ क्षेत्र पाट से निर्मित हैं, तो ये खमार पाट पहाड़ से निकला हुआ है। तो लातेहार के खमार पाट से इसका उद्भव होता है। याद रखिएगा दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो लातेहार टोरी के खमार पाट से इसका उद्गम होता है। इसके मुहाना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका मुहाना कहां पर है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के उलबेरिया के पास गढ़चुंबक में ये हुगली नदी में मिल जाती है। तो क्या होगा इसका मुहाना, इसका मुहाना याद रखिएगा उलबेरिया के पास गढ़चुंबक में ये जाकर के मिल जाती है। झारखंड के कई जिलों से होकर के ये प्रभावित होती है। उनमें मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद से प्रभावित होती है। बंगाल के 4 जिलों से भी ये प्रभावित होती है। उनमें बर्धमान, बांकुड़ा, हुगली और हावड़ा, बर्धमान, बांकुड़ा, हुगली और हावड़ा से होकर के प्रभावित होती है। याद रखना है आप सभी को कि ये आसनसोल, रानीगंज, कोयला क्षेत्र या ये जो औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य प्रमुख नदी है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जितने भी वाटर जो जरूरत है या इस क्षेत्र की जो औद्योगिक क्षेत्र की जो पानी की जरूरत है वो इसी दामोदर नदी के द्वारा प्रभावित की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बाढ़ आए और उस बाढ़ के कारण अंततः 1944 में जो है कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का परिणाम था डीवीसी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या कुछ है आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आखिरकार दामोदर को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जहां समस्या होती है वहां से समाधान शुरू होता है। तो हमें सबसे पहले दिमाग में रखना होगा कि समस्या ही समाधान का क्या होता है, प्रथम उत्तर होता है। तो जैसे ही समस्या उत्पन्न हुई अर्थात पश्चिम बंगाल में लगातार बाढ़ आने लगे तो अंततः प्रधानमंत्री नेहरू जी को सोचने के लिए जो है मजबूर कर दिया गया और नेहरू जी के साथ साथ जो है नेहरू जी के द्वारा डीवीसी प्रोजेक्ट की स्टार्ट करने की जो है शुरुआत कर दी गई। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कब कब पश्चिम बंगाल में बाढ़ आया और जिसके कारण दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल का शोक नहीं कहा जाता, उसके पीछे विस्तृत अध्ययन आज आपके सामने हम करेंगे। ये वो लिस्ट है जो आपके सामने दिए जा रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में या लोअर दामोदर वैली पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में निचली दामोदर घाटी में बाढ़ आए। कौन कौन सी तिथि में बाढ़ आए, 1730 से हमारे पास क्या है डेटा है, तो 1730 में बाढ़ आए, उसके बाद 1823 में बाढ़ आए, 1848 में बाढ़ आए, उसके बाद 1856 में बाढ़ आए, 1859 में बाढ़ आए, 1863 में। ये वो बाढ़ है जो भयानक बाढ़ में आते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि हर बार बारिश होती है तो थोड़ी बहुत तो बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, लेकिन ये वो बाढ़ है जो कि बहुत भयानक आए थे हर बार और जिन्होंने संपूर्ण पश्चिम बंगाल की लोअर घाटी या पश्चिम बंगाल को जो है ध्वस्त कर दिया। 1882 में बाढ़ आए, 1890 में बाढ़ आए, 1894 में बाढ़ आए, 1901 में बाढ़ आए, 1905 में आया, 1907 में आया, 1913 में आया, 1916 में आया, 1923 में आया, 1935 में भी बाढ़ आया और 1943 का बाढ़ सबसे भयानक था। 1943 के बाढ़ से ब्रिटिशरों के द्वारा जो है ये आगे का कदम बढ़ाया गया कि किस प्रकार जो है अब इसे हम कह सकते हैं कि ये अंतिम बाढ़ था जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। और यही कारण है, याद रखिएगा कि आगे आने वाले समय में ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर दिया गया ना, कमिटी बना दी गई, दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमिटी बनाई, पश्चिम बंगाल के सहयोग से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में वर्धमान के महाराजा को रखा गया। और तत्कालीन समय में आप सभी को याद होगा स्वामी विवेकानंद के मित्र या हम कह सकते हैं कि महान भौतिकी, बंगाल के महान भौतिकी मेघनाथ साहा के साथ एक कमेटी का निर्माण किया गया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी।
तो इन सभी बाढ़ों के कारण याद रखिएगा ये वो बाढ़ की लिस्ट है 1730 से लेकर 1943 तक के जो ये बाढ़ है, जो बाढ़ पश्चिम बंगाल को छत विक्षत कर दिए। और यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं झारखंड में इसे क्या कहा जाता है, वहीं इसे झारखंड में देव नदी भी कहा जाता है। लेकिन इस देव नदी के उग्र रूप हमें 1730 से लेकर 1943 तक देखने को मिले हैं, याद रखिएगा। और अब आगे थी बारी किसकी, ना नए जो है प्रोजेक्ट लाने की बारी थी। हालांकि ब्रिटिशों के द्वारा कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, नेहरू जी के द्वारा की गई। और किस प्रकार शुरुआत की गई, आप सभी को ज्ञात है कि नेहरू जी ने अपने द ट्रस्ट विद डेस्टिनी में कहा था कि जो महलों का घर होगा, हमारे जो महलों का घर होगा वो सीमेंट और लोहे से होगा, और उसकी शुरुआत यहीं से हुई। चलिए, तो दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी बना दी गई वर्धमान के महाराजा मेघनाथ शाह के साथ। बाद में याद रखिएगा सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड को ये काम सौंपा गया, और इसके साथ साथ सीनियर इंजीनियर मिस्टर W.L. वर्डविन को नियुक्त किया गया। मिस्टर W.L. वर्डविन कौन है, तो ये टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के क्या है, सीनियर इंजीनियर थे। और सर याद रखिएगा टेनेंसी वैली, अमेरिका की टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के तहत ही इस डीवीसी प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। तत्कालीन समय में अमेरिका और हम कह सकते हैं कि जापान के दौरे में भारत के इंजीनियर, भारत के साइंटिस्ट उस समय गए थे। साथ में आप सभी को याद होगा हमारे इकोनॉमिक्स महलनोबिस जी भी उस समय जो है पूरे विश्व का दौरा करते थे, और हम लोगों ने विश्व के चीजों को सीखने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम था डीवीसी, जो कि टीवीए का क्या था, एक समरूप मॉडल बनाने का प्रयास किया गया था। तो मिस्टर W.L. वर्डविन के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया, और इसके तहत जो है प्रीलिमिनरी मेमोरेंडम सौंपा गया। तो प्रीलिमिनरी मेमोरेंडम सौंप देने के बाद की आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी है सरकार के द्वारा जो है एक्शन लेना। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार डीवीसी का निर्माण हुआ। आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी गई दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी की, और इसमें वर्धमान के महाराजा के साथ साथ कौन थे, मेघनाथ शाह थे। और ये रिपोर्ट सौंपने के बाद एक समिति बनाई गई, या एक सेंट्रल पावर के साथ साथ जो है मिस्टर W.L. वर्डविन को नियुक्त किया गया, और उन्हें संपूर्ण रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया इस दामोदर वैली के ऊपर। उन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब सौंपे, याद रखिएगा अगस्त 1944 को उन्होंने अपनी पहली प्रीलिमिनरी मेमोरेंडम को सौंपा। और इस मेमोरेंडम में क्या कहा गया, इस मेमोरेंडम में वही कहा जो मेघनाथ शाह की कमेटी के द्वारा कहा गया था, अर्थात एक मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट की आवश्यकता थी इस क्षेत्र को, और यहाँ कई डैम बनाने थे। याद रखिएगा वर्डविन ने 4 डैम बनाने की अनुशंसा की थी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अप्रैल 1947 को क्या कुछ हुआ। अप्रैल 1947 को याद रखना है एग्रीमेंट हुए भारत सरकार के साथ, बिहार और पश्चिम बंगाल एक फुल एग्रीमेंट किया गया इन सभी राज्योों के साथ, और इन्हें सम्मिलित रूप से इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने की नींव रखी गई। याद रखिएगा मार्च 1948 को क्या हुआ, मार्च 1948 को डीवीसी एक्ट पारित कर दी गई संसद में, और एक्ट 14 1948 अर्थात 1948 के डीवीसी एक्ट के अनुच्छेद 14 नंबर के हिसाब से जो है डीवीसी के निर्माण को रखा गया। तो कौन से एक्ट के रखा गया, याद रखिएगा डीवीसी एक्ट 14 के आधार पर जो है डीवीसी का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और अब बारी थी डीवीसी के निर्माण की। तो 7 जुलाई 1948 को डीवीसी का निर्माण हो गया। इस प्रकार दामोदर वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। और अब शुरुआत इसकी कहां से हुई, याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई हजारीबाग से। हजारीबाग से 1952 से, हजारीबाग प्रमंडल से जो है 1952 से इसकी शुरुआत हो गई। और ये शुरुआत कहां से हुई, तत्कालीन समय में सिख रेजिमेंट का एक हेडक्वार्टर था जिसे हम कहते हैं लाल कोठी कहा जाता है। तो याद रखिएगा हजारीबाग के लाल कोठी से जो है इसके कामकाज को शुरुआत किया गया 1952 में। ये लाल कोठी तत्कालीन समय में
₹300 भाड़ा पे सरकार के द्वारा लिया गया था। और इसके साथ याद रखिएगा, ये लाल कोठी किसको समर्पित थी? तो सिख रेजिमेंट, सिख कमांडेंट रिट्रे को समर्पित थी। यहाँ 1850 से ही सिख रेजिमेंट थे और ये सिख रेजिमेंट रिट्रे के बाद में जो है रिट्रे को जो है ये लाल कोठी दिया गया था। उसी लाल कोठी को जो है क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया डीवीसी का, मतलब डीवीसी के कामों के लिए शुरुआत की गई और लाल कोठी को ₹300 भाड़े से वहां से शुरुआत हो गई। और इस प्रकार डीवीसी में पहला बांध बन करके तैयार हुआ। कब? डीवीसी के तहत 1953 में तैयार हुआ, तिलैया में बांध बनी। और याद रखिएगा, दूसरी बांध जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे, ये कुछ आर्टिकल्स हमें मिलते हैं ऑनलाइन, तो याद रखिएगा पंचित डैम के निर्माण के दौरान क्या हुआ था? पंचित डैम के निर्माण के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसे हम कहते हैं बुधनी महाजन। याद रखिएगा, बुधनी महाजन का नाम याद रखिएगा। नेहरू जी ने अपने समाजवाद की दिशा में कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। पंचित डैम के इनॉग्रेशन में उन्होंने अपने हाथों से इनॉग्रेशन नहीं किया और तत्कालीन समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से इफेक्टेड वहां की जो आदिवासी थे, जिनमें से एक आदिवासी का नाम याद रखिएगा बुधनी महाजन को बुलाया गया। उन महिला के हाथों ही, बुधनी महाजन के हाथों में जो क्या किया गया? पंचित डैम का इनॉग्रेशन किया गया। और वही हमें याद दिलाती है द टेम्पल्स ऑफ इंडिया के तौर पर, याद रखिएगा इसी बुधनी महाजन के हाथों में पंचित डैम का शुरुआत किया गया था। बुधनी महाजन की कहानी में हमें प्राप्त होती है, बाद में पता चलता है कि बुधनी महाजन का जो है क्या हो गया था ना, नौकरी भी छिन गई थी डीवीसी के अंतर्गत। ऐसे और भी कई समस्याएं थे जिन्होंने नेहरू जी ने देखा था और इस प्रकार बांध के निर्माण को आगे बढ़ाया था। तो आगे जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने संपूर्ण डीवीसी की कहानी बताया। मैंने आपको बताया कि द नोबेल मेंशन ऑफ फ्री इंडिया, नेहरू जी के जो सपने थे, जो उन्होंने ए टेररिस्ट विद डेस्टिनी में कहा था। 1954 में भाखड़ा नंगल की इनॉग्रेशन में उन्होंने कहा था द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, वो आज संपूर्ण रूप से क्या है? बन के तैयार हो चुका है और भारत को समृद्ध करने में उनका योगदान क्या है? बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।